थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में पेट्रोल की तरह काम करता है। अगर इसकी मिकदार जो ये हार्मोन जो पैदा करता है, इसकी मिकदार अगर बढ़ जाए तो ये हमारे जिस्म में और तब्दीलियाँ लाएगा। अगर इसकी मिकदार कम हो, ये हार्मोन्स कम प्रोड्यूस हो रहे हों, तो ये हमारे जिस्म में डिफरेंट तब्दीलियाँ लाएगा और ये हमारे जिस्म के ऑलमोस्ट एवरी सिस्टम को कंट्रोल करता है और मुतासिर करता है। आज हम इस वीडियो में थायराइड ग्लैंड गिलहड़ के बारे में, जब ये बड़ा हो जाता है तो उसको गिलहड़ बोलते हैं, तो थायराइड ग्लैंड के बारे में आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे। थायराइड ग्लैंड क्या है? ये एक गले का गदूद है जो कि हमारे गले में जो ट्रेकिया, जो सांस की नाली होती है, उसके फ्रंट पे होता है और ये एक बटरफ्लाई शेप होता है, तितली की शेप का होता है। इसके दो लोब्स होते हैं, एक राइट लोब होता है, एक लेफ़्ट लोब होता है और इसके दरमियान में एक कनेक्टिंग पीस होता है, उसको इस्मस बोलते हैं। और ये हमारे जो ट्रेकिया के जो सांस की नाली के वेंट पाइप के जो छल्ले बने होते हैं, जो रिंग्स बने होते हैं, उनको ये कवर कर रहा होता है और ये उसके नीचे होता है। ये जो एडम्स एप्पल है, थायराइड कार्टिलेज जिसको बोलते हैं, इसके नीचे होता है। इसका जो साइज़ है वो 2.4 to 4 into 1 into 1.8 सेंटीमीटर का इसका ये साइज़ होता है। अगर अल्ट्रासाउंड पे इसका वॉल्यूम देखा जाए तो 7 to 10 ml तक इसका वॉल्यूम होता है और इसका जो वेट है 20-25 ग्राम के अराउंड इसका वेट होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये थायराइड ग्लैंड जो है ये हमारे जिस्म में इसका क्या काम है? जिस तरह बाकी ग्लैंड्स होते हैं हमारे जिस्म में, वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ये थायराइड ग्लैंड भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कि T3, T4 इसको बोलते हैं। और TSH एक ऐसा है फैक्टर जो हमारे दिमाग में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से TSH प्रोड्यूस होता है, वो थायराइड ग्लैंड पे आके उसके हार्मोन्स की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, वहाँ से T4 प्रोड्यूस होगा और ये लिवर में जाके T4 जो है वो T3 में चेंज हो जाता है। तो ये T3 जो है ये एक्टिव फॉर्म होती है जो हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों को तकरीबन कंट्रोल करता है। तो ये मेन दो इसके हार्मोन्स हैं, T4 और T3। T4 इनएक्टिव फॉर्म में होती है और जो T3 है वो एक्टिव फॉर्म में होती है और ये दोनों कंट्रोल होते हैं TSH से और TSH प्रोड्यूस होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, दिमाग में एक हिस्सा है। ये हार्मोन किस तरह काम करते हैं? ये दोनों हार्मोन्स, जैसे हमने पहले बताया कि ये पेट्रोल का काम करते हैं, ये जिस्म में हमारे हर हिस्से को कंट्रोल करते हैं। ये हमारे दिमाग को कंट्रोल करते हैं, ये हमारे दिल की धड़कन को कंट्रोल करते हैं, ये हमारे अंतड़ियों को कंट्रोल करते हैं, अंतड़ियों में इसका सिस्टम है, रेस्पिरेशन को, हमारे सांस को कंट्रोल करते हैं, हमारे जिस्म के में जो पसीना आ रहा होता है उसको कंट्रोल करते हैं, हमारे हीट जो है, हीट हमें किस तरह टॉलरेंस होती है, इनटॉलरेंस होती है, वो भी इसकी वजह से अफेक्ट होती है। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, माहवारी आ रही होती है, ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, उसको ये कंट्रोल करते हैं। पेशेंट्स में जो वज़न है, वज़न को भी ये हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। अगर तो इनकी मिकदार ज़्यादा हो जाए, ये जो थायराइड का गदूद है, ग्लैंड है, ये ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, तो उसकी वजह से ये होगा कि हमारे जिस्म का हर फंक्शन जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, वैसे तो दिल धड़क रहा होता है लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा होता। लेकिन अगर थायराइड ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है, थायरोटॉक्सिकोसिस की कंडीशन हो गई है, ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हाइपर थायराइडिज़म। ये थायराइड अब हाइपर फंक्शन कर रहा है। उसमें ये होगा कि दिल की धड़कन, पहले धड़क तो रहा है हमारा दिल लेकिन महसूस नहीं होता, तो इसमें ये होगा अगर तो थायराइड ग्लैंड ज़्यादा T3 T4 प्रोड्यूस कर रहा है तो हमें दिल की धड़कन अब महसूस होना शुरू हो जाएगी, तो पैल्पिटेशन इसमें ज़्यादा हो जाती है। इसके साथ ही होता है कि पेशेंट को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, पेशेंट की जो हथेलियाँ होती हैं ये सारी पसीने से भरी हुई होती हैं। दूसरा ये होता है कि पेशेंट को हीट इंटॉलरेंस होती है। वैसे तो हमारा इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि हमें हर किसी को हीट इंटॉलरेंस होती है, लेकिन सर्दियों में भी जो है ना हीट इंटॉलरेंस हो जाती है। आप इसको इस तरह कंपेयर कर सकते हैं। पेशेंट की जो अंतड़ियाँ हैं, वो खाना पीने का जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डिस्टर्ब हो जाता है, लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। पेशेंट की जो आंखें हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं, एक्सोफ्थल्मस इसको बोलते हैं। और पेशेंट का वज़न
ओवर डेज़ और वीक्स कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है। दूसरा फिर ये होता है कि पेशेंट जो औरतों में जो है ना माहवारी जो है वो डिसमिनोरिया हो जाता है, मतलब कि है उनकी माहवारी डिस्टर्ब हो जाती है और खून ज़्यादा आना। इसके बरक्स अगर तो थायराइड ग्लैंड जो है हार्मोन्स नॉर्मल से कम प्रोड्यूस करना शुरू कर दे तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। इसका फंक्शन भी अब हाइपो हो जाएगा। उसमें होता है कि पैल्पिटेशन अब नहीं होती है, इसे पसीना कम आता है, पेशेंट सुस्त फील करता है, पेशेंट का वेट गेन हो जाता है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है और पेशेंट में फीमेल पेशेंट में माहवारी जो है वो इर्रेगुलर हो जाती है और ब्लीडिंग कम हो। थायराइड ग्लैंड की जो भी कंडीशन हो, आया ये नॉर्मल वर्क कर रहा है, ये ज़्यादा वर्क कर रहा है, हाइपरथायराइडिज्म है, ये कम वर्क कर रहा है और हाइपोथायराइडिज्म है, तो इसको कैसे मालूम करें कि अब ये थायराइड ग्लैंड किस कंडीशन में है। पेशेंट को सिम्टम्स आप क्लिनिकली तो आप पेशेंट इस कंप्लेंट्स के साथ आता है। इसको मालूम करने के लिए होता है कि हम थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, ब्लड सैंपल लिया जाता है और उससे ये होता है कि हम इसमें थायराइड फंक्शन टेस्ट में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो TSH होता है, TSH के बाद T3 होता है और T4 होता है। TSH इनको कंट्रोल करने वाला होता है और T3 T4 के लेवल से आइडिया लिया जाता है कि इनकी मिकदार अगर ज़्यादा है तो फिर इसको कंट्रोल करने वाला जो TSH है वो कम होगा, तो ये हाइपरथायराइड की फीचर्स होंगे टेस्ट पे। अगर तो T3 T4 कम है तो TSH उसके रिस्पांस में फिर ज़्यादा होगा, वो कोशिश कर रहा होगा कि T3 T4 ज़्यादा बने, तो इसलिए उसकी मिकदार बढ़ी हुई होगी, इनकी मिकदार कम होगी। जबकि हाइपरथायराइडिज्म में T3 T4 की मिकदार नॉर्मल से ज़्यादा होगी और उसके मुकाबले में वो TSH उतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा जिसके रिस्पांस में ये इसको कम होना चाहिए। इस थायराइड में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? थायराइड जो ग्लैंड है, ये जो गदूद है, अगर तो ये साइज़ में बड़ा होना शुरू हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं गिलहड़। ये नॉर्मल फंक्शन कर रहा होता है, लेकिन आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये साइज़ में बड़ा हो जाता है। उसको सिंपल गॉइटर कहते हैं, गॉइटर या गिलहड़ बोलते हैं, और ये उन एरिए में ज़्यादा होता है जिन एरिए में आयोडीन की कमी होती है। तो इसलिए हुकूमत की तरफ से भी कैंपेन चलाई जाती है कि आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल किया जाए, जिसकी वजह से ये होगा कि ये थायराइड जो नॉर्मल क्योंकि प्रोड्यूस बन रहा होगा तो आयोडीन की मिकदार पूरी हुई होगी, तो ये उसके रिस्पांस में अपना साइज़ बढ़ा नहीं करेगा, बढ़ेगा नहीं, गिलहड़ नहीं बनेगा, ग्वाइटर नहीं बनेगा। दूसरा फिर ये होता है कि जवानी में अर्ली टीन एज में ये साइज़ बढ़ जाता है जब प्यूबर्टी आ रही होती है, या फिर प्रेगनेंसी में भी इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। सिंपल ग्वाइटर की टर्म है, और ये भी ये होता है कि डिफ्यूज़ होता है। ये इसमें जो थायराइड पूरा डिफ्यूजली इनलार्ज हुआ होता है, पूरे का पूरा थायराइड यानी कि दोनों लोब और इस्टमस इनलार्ज हुए होते हैं, इसमें अभी गिल्टियाँ नहीं बनी हुई होती। जब ये डिफ्यूजली इनलार्ज हुआ होता है, जो वो फैक्टर जिसकी वजह से इनलार्ज हुआ होता है वो अगर इसका ख़त्म कर दिया जाए तो ये वापस रिवर्सिबल होता है। जो डिफ्यूजली इनलार्ज हुआ हो, इसमें गिल्टियाँ ना बनी हों, नाड्यूल ना बने हों, तो ये वापस नॉर्मल अपनी नॉर्मल साइज़ में वापस आ सकता है, और ये रिवर्सिबल चेंज है। एक दफ़ा जब इसमें नाड्यूल बनना शुरू हो जाते हैं तो इसके बरक्स की ये नॉर्मल फंक्शन कर रहा है या ज़्यादा फंक्शन कर रहा है या कम फंक्शन कर रहा है, अब ये इसमें इर्रिवर्सिबल चेंज आ जाती है। अब ये जो गिल्टियाँ या नाड्यूल बन गए हैं ना, तो ये वापस अपने नॉर्मल से पोजीशन में नहीं आते हैं। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो अपने नॉर्मल साइज़ में नहीं आता, तो ये इर्रिवर्सिबल चेंज होते हैं। इसको बोलते हैं हम मल्टी नाडुलर ग्वाइटर या MNG। और कंडीशन हो सकती है कि इसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इसमें इन्फेक्शन हो सकती है, जिसको बोलते हैं थायराइडाइटिस। अब इसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है, ये भी एक कंडीशन होती है। और किस में ये बड़ा हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, वो है कैंसर। अगर इसमें हो जाए, कैंसर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन इसमें स्लो ग्रोइंग होते हैं, ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होते हैं, उसकी वजह से भी ये डिस्टर्ब। हम डिस्कस करते हैं कि इसका ऑपरेशन ही हल है या इसको ऑपरेशन कब करना चाहिए और क्या इंडिकेशन है इसके ऑपरेशन की। अगर तो देखें इरिवर्सिबल चेंज आ गई है, जैसे कि मल्टी नाडुलर ग्वाइटर है, तो फिर तो हमें इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। फंक्शन अगर डिस्टर्ब है तो
अगर फंक्शन डिस्टर्ब नहीं है तब भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें ऑपरेशन करना पड़ सकता है कि ये क्योंकि साइज़ बढ़ा हुआ होता है तो ये प्रेशर इफ़ेक्ट्स डाल रहा होता है। तो इसकी एक इंडिकेशन ये है क्योंकि अब गिलहड़ बन गया है, गोइटर बन गया है, लेकिन ये है कि इरिवर्सिबल चेंज मल्टी नोडुलर गोइटर हो गया हुआ है, जिसकी वजह से ये प्रेशर सिम्टम्स डाल रहा है। पेशेंट कंप्लेन करता है पेशेंट सोया होता है तो उसको सांस लेने में दुश्वारी होती है। पेशेंट जब खाना खाने लगता है तो उस वक्त उसे दे फील लंप और घुटन सी और दबा हुआ सा महसूस करता है। तो ये एक ऐसा प्रेशर सा, कांस्टेंट प्रेशर सा रहता है जिसकी वजह से पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील करता है। तो ये एक इंडिकेशन है कि इसको हम ऑपरेट करके सारे थायराइड को निकाल देते हैं। तो MNG एक इंडिकेशन है। दूसरा ये होता है कि हाशिमोतो थायराइडाइटिस होता है, इन्फ्लामेशन जिसमें हो जाती है, ऑटो इम्यून डिजीज़ कुछ होती हैं। फिर ये तो कैंसर की वजह से भी इसको ऑपरेशन करना पड़ सकता है। फिर ये होता है कि लास्ट में होता है कि कास्मिसिस, क्योंकि बढ़ा हुआ है तो अच्छा नहीं लग रहा, तब भी ये एक इंडिकेशन है। ऑपरेशन करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ टेस्ट करें, और उसमें थायराइड फंक्शन टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ऑपरेशन करने के वक्त ये जो बॉडी में T3 T4 होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, ये नॉर्मल मिकदार में होने चाहिए। अगर ये ज़्यादा मिकदार में होंगे तो थायराइड स्टॉर्म आ सकता है। एक कंडीशन होती है जिसमें एकदम ही सारे T3 T4 गदूद में से रिलीज़ होकर बॉडी में ब्लड में चले जाते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि आपके दिमाग को और हार्ट को और सबको जो है ना ये डिस्टर्ब कर सकता है। तो ऑपरेशन करते वक्त हमारे T3 T4 लेवल नॉर्मल होने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं यूथायरॉयड। अगर तो ये ज़्यादा थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हमें ये इस टेस्ट से आइडिया होगा। फिर हम पहले मेडिकेशन, ऐसी मेडिकेशन देंगे, एंटी थायराइड ड्रग्स उनको बोलते हैं। वो ये काम करती हैं कि जो ज़्यादा थायराइड प्रोड्यूस हो रहा है, T3 T4 प्रोड्यूस हो रहा है, उसको कम कर देंगे। तो देन वी विल वेट 2 वीक्स तक, 3 वीक्स तक, 4 वीक्स तक हम फिर दोबारा टेस्ट करवाते हैं जब तक कि ये यूथायराइड नहीं हो जाता, इसके T3 T4 लेवल नॉर्मल नहीं आ जाते। अगर तो ये कम प्रोड्यूस हो रहा है और हमें ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन के लिए फिर हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा और ऐसी मेडिसिन देनी पड़ेगी। हमें अब एक्सोजिनसली थायरॉक्सिन ऐड करनी पड़ेगी, जो कि फिर इसमें ये वही फंक्शन करेंगे और हमारे T3 T4 का हम वेट करेंगे कि वो नॉर्मल हो जाएं, यूथायराइड हो जाएं, तो हमने इसका ऑपरेशन करना है। तो सबसे पहले एक TSH का टेस्ट कराया जाता है। TSH अगर डिस्टर्ब है तो हम फिर T3 T4 करवाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको यूथायराइड करते हैं। कुछ और भी टेस्ट होते हैं, उनकी एक ख़ास इंडिकेशंस होती हैं। अगर तो थायराइड ग्लैंड पूरा नहीं बढ़ा हुआ लेकिन एक गिल्टी है सिर्फ, उसको डिस्क्रीट थायराइड स्वेलिंग बोलते हैं। सिंगल नोड्यूल होता है। सिंगल नोड्यूल बहुत कंसर्निंग होता है थायराइड ग्लैंड में। इसका ये होता है क्योंकि इसमें 15% चांसेस होते हैं कि ये जो डिस्क्रीट थायराइड स्वेलिंग है ये कैंसर ना हो कहीं। तो इसके लिए लाजमी टेस्ट FNAC करवाते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन इसको बोलते हैं। ये टेस्ट हम करवाएंगे जब डिस्क्रीट थायराइड स्वेलिंग होगी। इसके बाद हम टेक्नीशियम लेबल्ड थायराइड स्कैन करवाते हैं। इसकी इंडिकेशन ये होती है कि हम तब करवाते हैं जब हाइपरथायराइडिज्म हो, यानी कि टॉक्सिसिटी हो। हाइपरथायराइडिज्म के फीचर्स होते हैं और साथ प्लस ये है कि नोडुलैरिटी हो। तो थायराइड ग्लैंड बढ़ा हुआ होगा लेकिन नोडुलर फॉर्म में बढ़ा हुआ होगा, MNG होगा लेकिन ये इस तरह काम कर रहा होगा कि हाइपरथायराइडिज्म होगा। तो फिर हम थायराइड स्कैन करवाएंगे, टेक्नीशियम लेबल्ड थायराइड स्कैन करवाएंगे। रेडियो एक्टिव उसमें मटेरियल डालते हैं, उसके बाद हम ये थायराइड स्कैन लेते हैं। उससे हमें आइडिया होगा कि ये फंक्शनिंग कितना हिस्सा काम कर रहा है। तो इससे हमें आइडिया होगा कि ये जो नोड्यूल बने हुए हैं, क्या ये कोल्ड नोड्यूल हैं या फिर ये हार्ड नोड्यूल हैं या फिर ये वार्म हैं। इसकी डिटेल हम कभी आप लोगों से डिस्कस करेंगे इन थायराइड स्कैन के बारे में। फिर अगर एक दफ़ा ऑपरेशन करवा लिया और फिर रिकरेंस हो गई, ये मोस्टली उन पेशेंट्स में होती है जिनमें आप टोटल थायराइडेक्टमी नहीं करते, जबकि सब टोटल थायराइडेक्टमी करते हैं या नियर टोटल थायराइडेक्टमी करते हैं। आप हर लोब पे आप थोड़ा थोड़ा पीस छोड़ देते हैं। तो ये फिर क्योंकि थायराइड ग्लैंड अभी पीछे है, कैंसर की वजह से नहीं होता, दूसरा मल्टीनोडुलैरिटी की वजह से आप MNG के केसेस में कर सकते हैं या बाकी केसेस में कर सकते हैं। तो इनमें ये होता है कि फिर दोबारा रिकरेंस हो जाती है। हालांकि 10-15 साल इनको लग जाते हैं, लेकिन फिर भी रिकरेंस यानी कि दोबारा ये बड़ा हो सकता है। ऐसी कंडीशन में अगर दोबारा ऑपरेशन करना पड़े तो उसके लिए फिर ज़रूरी होता है कि आप CT या MRI ऑफ द नेक करवा लेते हैं, ताकि उस एरिया की एनाटमी और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ताकि वी शुड बी क्लियर कि हम इस एरिया में जब ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम वाइटल्स स्ट्रक्चर्स को, जैसे कि नर्व्स हो गई और वेसल्स हो गई, हम उनको आइडेंटिफाई करके सेव। इसकी ऑपरेशन कितने किस्म के होते हैं? या तो टोटल थायराइडेक्टमी होती है, पूरा थायराइड ग्लैंड निकाल देते हैं, या फिर
सब टोटल थायराइडेक्टमी होती है, नियर टोटल थायराइडेक्टमी होती है। तो टोटल थायराइडेक्टमी में पूरा थायराइड ग्लैंड निकाल देंगे, और सब टोटल में ये होता है कि हम 8 ग्राम्स के अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम्स जो है थायराइड ग्लैंड वो पीछे हम छोड़ देते हैं। जबकि नियर टोटल थायराइडेक्टमी में होता है कि हम 4 ग्राम थायराइड ग्लैंड छोड़ देते हैं, आइडिया होता है उसके इतना पीस हमने छोड़ना है। तो दूसरा एक लोबेक्टमी होती है, जिस लोब में नोड्यूल होते हैं या फिर डिस्क्रीट थायराइड स्वेलिंग हमने डिस्कस की है, वो अगर होती है तो हम अगर राइट लोब में है नोड्यूल है तो हम फिर राइट लोबेक्टमी करेंगे। लेकिन जब भी हम लोबेक्टमी करते हैं साथ हमें इस्थमस निकालना पड़ता है। तो ये होगा कि जब हम राइट लोबेक्टमी कर रहे हैं तो राइट लोब निकालेंगे, साथ इस्मस निकालेंगे। अगर लेफ़्ट लोबेक्टमी कर रहे हैं तो लेफ़्ट लोब निकालेंगे और साथ इस्मस निकालेंगे। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इस ऑपरेशंस हैं जो इसमें डिफरेंट इंडिकेशन में डिफरेंट अप्रोच ऑपरेशन के वक्त ये होता है कि जब हम लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टोटल थायराइडेक्टमी अगर हम कर रहे हैं तो हम 1 to 2 इंच अबव दिस जो ये बोन होती है क्लेविकल के साथ, स्टर्नम बोलते हैं इसको, ये हड्डी के ऊपर 2.5 सेंटीमीटर का ये 1 इंच के ऊपर हम इंसियन लगाते हैं। और ये इंसियन 6, 7, 8 सेंटीमीटर डिपेंडिंग अपॉन साइज़ ऑफ थायराइड। बाज़ दफ़ा छोटा थायराइड होता है तो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी भी होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर का इंसियन दे के उसी साइड की लोबेक्टमी कर लेते हैं। लेकिन जब बड़ा थायराइड होता है तो हमें बड़ा इंसियन देना पड़ता है। जब हम इंसियन देते हैं तो फ्लैप रेस करते हैं। इसके हम एक वीडियो भी डालेंगे थायराइड सर्जरी की, जिसमें हम ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ प्रोसीजर हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि इसको कैसे करते हैं। आपके लिए ओवरव्यू अगर हम इस वीडियो में दें तो हम पूरे लोब जो होते हैं, इस साइड का लोब और इस साइड का लोब और दरमियान में इस्मस का लोब, इन लोब्स के साथ अटैच होती हैं वेसल। ऊपर एक वेसल होती है, पहले उस वेसल को हम टाई करते हैं, फिर नीचे फिर ये होता है कि इसमें सेव करनी होती है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, एक बहुत ही अहम नर्व है जो हमारे जो वॉइस को कंट्रोल करती है। और भी नर्व होती हैं जो हमारे वॉइस को कंट्रोल करते हैं, हमारे सांस लेने को कंट्रोल करती हैं। अगर ये नर्व डैमेज हो जाएं तो हमारे सांस का कंट्रोल, जो वोकल कार्ड्स हैं उनका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो हमें फिर ऊपर से सुराख करना पड़ेगा सांस लेने के लिए। तो इस ऑपरेशन में इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है कि जो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है उसको हमने सेव करना है। ऊपर वाली वेसल को हमने से लाइगेट किया तो ऊपर वाला लोब अलहदा हो जाएगा। फिर नर्व को सेव करते हुए फिर नीचे वाली जो वेन्स होती हैं जो लोब्स के साथ होते हैं उनको किया तो नीचे वाला लोब सेपरेट हो जाएगा। फिर हम दूसरी तरफ से यही प्रोसीजर करते हैं, ऊपर वाले लोब को टाई करेंगे, नीचे वाले को करेंगे, नर्व सेव करेंगे। फिर हम लास्ट में दरमियान वाला हिस्सा जो ट्रेकी या विंड पाइप के साथ जो अटैच होता है इसको हम सेपरेट करके हम अपनी थायराइडेक्टमी को कंप्लीट। ये था आज का हमारा ओवरव्यू अबाउट थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड का जो गले का गदूद है इसके बारे में हमने आपको ओवरव्यू देने की कोशिश की है। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन गेट बैक टू अस एंड वी विल आंसर यू इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर watching this video.